हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। विटामिन डी और विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होता है, आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं। तो चलिए हम लोग देखते हैं तंतु से वस्त्र तक। तंतु आखिर है क्या। तो वह प्रत्येक रेशेदार वस्तु जिससे धागे बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं, है ना। और तंतु आप कहाँ देखे होंगे, जब सुई में क्या करते हैं, धागे घुसाने का काम करते हैं। तो कभी कभी धागे जो है सुई में घुसते नहीं रहता है। तो महीन से महीन जो आप देखते होंगे धागे, महीन से महीन सबसे महीन वही क्या है, तंतु है। और तंतु से पहले हम क्या बनाते हैं, धागे बनाते हैं और फिर क्या करते हैं, वस्त्र बनाने का काम करते हैं, है ना। तो वस्त्र बनाने का जो कर्म होता है, क्या होता है, पहले तंतु बनाई जाती है, फिर धागे बनाई जाती है, फिर क्या बनाई जाती है, वस्त्र बनाई जाती है। इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। वस्त्र जो होता है दो प्रकार का होता है, एक मानव निर्मित होता है ना। और एक क्या मानव निर्मित, उसी को क्या कहते हैं, संश्लेषित तंतु भी कहते हैं। और दूसरा क्या होता है, प्राकृतिक तंतु होता है। तंतु जो होता है, तंतु दो प्रकार का होता है, एक मानव निर्मित तंतु होता है या इसी को संश्लेषित तंतु भी कहा जाता है। और दूसरा क्या होता है, प्राकृतिक तंतु होता है। क्या होता है, प्राकृतिक तंतु होता है। तो प्राकृतिक तंतु किसे कहेंगे, तो जो तंतु पौधों या जंतुओं से मिलते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जैसे रुई, जूट, रेशम, ऊन, है ना। ये सभी जो है प्राकृतिक तंतु का क्या है, उदाहरण है। मानव निर्मित तंतु किसे कहते हैं, ठीक है। तो मानव निर्मित तंतु जो है देखिए, ठीक है, जो इंसान द्वारा बनाया जाता है ना। एज फॉर एग्जाम्पल पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, है ना, ये सभी क्या है, मानव निर्मित तंतु है। रुई कपास के पौधों से आता है। रुई कहाँ से पैदा होता है, कपास के पौधों से आता है ना। और कपास जो है, कपास सबसे अधिक काली मिट्टी तथा गर्म जलवायु में होता है ना। कपास के लिए जो उपयुक्त मिट्टी होता है वो क्या होता है, काली मिट्टी होता है और ये गर्म जलवायु में होता है। और कपास की खेती सबसे अधिक जो होता है गुजरात में होता है। कहाँ होता है, गुजरात में होता है। और इसके बाद महाराष्ट्र में होता है। कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है। और कपास हुआ, रेशम हुआ, है ना, और प्लेटिनम जो होता है इसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा, है ना, किसे सफ़ेद सोना कहते हैं, तो कपास को, रेशम को, प्लेटिनम को, इन सभी चीज़ों को क्या कहा जाता है, सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद कपास के फूल काफ़ी विकसित हो जाने पर उजले उजले रुई के गोलक के रूप में दिखाई देने लगते हैं, जिसे कपास गोलक कहते हैं। पौधों में कपास को हाथ से चुना जाता है। इसके बाद बड़े बड़े मशीन की सहायता से कपास को बिनौले, इसको कहते, इसका मतलब होता है बीज। क्या होता है, बीज। बीज से अलग किया जाता है। इस क्रिया को कपास ओटना कहते हैं, ठीक है। कपास ओटना क्या है, तो मशीन से या फिर हाथ से, है ना। जब कपास को बीज से जब अलग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कपास ओटना कहते हैं। और पारंपरिक ढंग से कपास को हाथों से क्या की जाती थी, ओटी जाती थी। जूट को ही पटसन कहते हैं। और सबसे अधिक जूट की जो उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। और भारत में पटसन को मुख्य रूप से कहाँ कहाँ उगाई जाती है, तो पश्चिम बंगाल में, बिहार में और असम में उगाया जाता है, ठीक है। और बिहार में पटसन कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, सुपौल और दरभंगा जिले में उगाया जाता है ना। और सबसे अधिक पटसन यानी जूट का जो खेती होता है सबसे अधिक कहाँ होता है, कटिहार में होता है। कहाँ होता है, कटिहार में होता है। लाल सोना किसे कहा जाता है, तो केसर को लाल सोना कहा जाता है। रेशे को ही तंतु कहा जाता है। और रेशे से क्या बनाई जाती है, धागा बनाने, है ना, धागा बनाई जाती है। और धागे बनाने की जो प्रक्रिया होता है उसको कतई कहा जाता है। कतई, कतई क्या कहा जाता है,
कतई कहा जाता है। धागे से वस्त्र बनाने की विधियां जो होता है बुनाई और बधाई होता है। क्या होता है? बुनाई और बधाई होता है। ठीक है, धागे से वस्त्र बनाने की जो विधियां होता है उसे क्या कहते हैं? बुनाई और बधाई कहते हैं। वस्तुओं को बुनाई करघों पर की जाती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा वस्त्र की बुनाई किस चीज पे की जाती है, तो कहेंगे करघों पर की जाती है। और करघे या तो हाथ से चलाने वाले होते हैं, है ना, नहीं तो मशीन से चलता है। ठीक है, पुराने जमाने में भारतवासी जो है रुई से बने वस्त्र का क्या करता था? इस्तेमाल करता था पहनने में, है ना। और क्वायर जो होता है, क्वायर क्या है? नारियल का सबसे बाहरी आवरण होता है। क्या होता है? नारियल का सबसे बाहरी आवरण जो होता है वह क्या होता है? क्वायर होता है। कहीं कहीं जूट लिखा रहता है लेकिन वह क्या है? गलत है। क्या होगा? नारियल का सबसे बाहरी आवरण क्वायर होगा। ठीक है, जूट क्या है? तो जूट जो होता है, जूट के पौधों के तने का रेशा होता है ना, जिस चीज से आप लोग सोन की प्राप्ति होता है, सोन की। ठीक है, वही ना जूट है तो उसका जो बाहरी वाला छिलका होता है वो है जूट, है ना। तो रुई से बीज हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ओटना कहते हैं। क्या कहते हैं? जब रुई से हम क्या करते हैं? बीज हटाते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? ओटना कहते हैं। और नारियल का उत्पादन सबसे अधिक जो होता है कहाँ? केरल में होता है, और इसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में होता है ना। सबसे अधिक केरल में होता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग धातु गुण के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद तब फिर आगे पढ़ेंगे। धातु जो होता है, धातु आघात वर्धनीय होता है ना। इसका मतलब समझे कि नहीं? आघात वर्धनीय का मतलब होता है इसे पीट कर, है ना, चादर के रूप में, ठीक है, पतले चादर के रूप में बदला जा सकता है। और धातु जो होता है, धातु ये तन होता है। क्या होता है? तन होता है, अर्थात इसे खींच कर तार बनाया जा सकता है ना। और क्या होती है इसकी विशेषता? धातु जो होती है, धातु ये क्या होती है? चमकीले होते हैं। क्या होते हैं? चमकीले होते हैं, है ना। और क्या होती है? और धातुएं जो होती है, धातुएं विद्युत तथा उष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। ठीक है, तो ये कुछ धातु है जिसका यहाँ एग्जाम्पल हम दिए हैं। लोहा, सोना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, जस्ता, ये सभी क्या है? धातु है। और अधातु जो होता है, धातु, इसका भी कुछ विशेषता है। अधातु जो होता है इसे जब हथौड़े से क्या करते हैं? चोट देते हैं तो ये चूर चूर हो जाता है। क्या हो जाता है? चूर चूर हो जाता है। इसका तार नहीं खींचा जा सकता है ना, ये चमकीला नहीं होता है। और अधातु जो होता है ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। ठीक है, ये सभी क्या है? कुछ अधातु है, अधातु की विशेषता है। और देखिए कुछ ये अधातु का क्या है उदाहरण यहाँ लिखा हुआ है। सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, ये सभी क्या अधातु है। और विभिन्न प्रकार की गैसें जो होती है वह क्या होती है? अधातु होता है। सोडियम और पोटासियम एक धातु है ना। और इसे चाकू से आसानी से क्या किया जाता है? काटा जाता है। जितने भी धातु होते हैं वो ठोस होता है, ठीक है, लेकिन हर एक चीज़ का कुछ न कुछ क्या होता है? अपवाद होता है ना। तो यहाँ पे सोडियम और पोटासियम एक है ना, ये दो ऐसे धातु है जिसे चाकू से आसानी से क्या की जाती है? काटा जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार मरकरी और पारा जो है ये धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पे क्या होता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है ना, ये भी अपवाद है। ब्रोमीन क्या है? एकमात्र ऐसा अधातु है जो कमरे के तापमान पे क्या होता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। और ब्रोमीन जो होता है, ब्रोमीन ये भी अधातु है ना, लेकिन कमरे के तापमान पे क्या होता है? ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो अधातु का ये अपवाद है ब्रोमीन। कहता है जो पदार्थ पानी या विलायक में घुल जाता है उसे घुलनशील या विलय कहते हैं। जैसे चीनी और नमक, तो चीनी और नमक को हम यहाँ क्या कहेंगे? चीनी और नमक को हम यहाँ कहेंगे घुलनशील पदार्थ कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे? विलय कहेंगे। क्या कहेंगे? विलय। ठीक है, जो पदार्थ है ना पानी या विलायक में नहीं घुलता है उसे अघुलनशील या अविलय कहते हैं। क्या कहते हैं? अविलय कहते हैं ना। जैसे कंकर पत्थर मान लीजिए, है कि नहीं, ये सभी। जिस पदार्थ में विलय घुलता है उसे घोलक या विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं? घोलक या विलायक कहते हैं। विलय का मतलब क्या हुआ? चीनी, नमक, ये सभी ना,
है ना। तो ये सब जो चीनी नमक, ठीक है, जिस चीज़ में घुल जाता है उसे क्या कहेंगे, घोलक या विलायक कहते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे पानी देखिए, है ना, केरोसिन का तेल देखिए, है ना, ये सभी जो हुआ, ठीक है, आपका क्या हो गया, विलायक हो गया। क्या हो गया, विलायक हो गया, ठीक है। हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ ले, देखिए जैसे पानी, पानी में जब हम चीनी डालते हैं तो क्या क्या चीज़ बनता है, शरबत बनता है। क्या बनता है, शरबत। तो पानी जो होता है, पानी वो विलायक हो गया। क्या हो गया, विलायक हो गया। और चीनी क्या हो गया, विलय हो गया। क्या हो गया, चीनी क्या हो गया, विलय हो गया, ठीक है। तो विलायक किसे कहेंगे, समझ में आया ना, ठीक है। जो पानी होता है, पानी, ठीक है, अपने आप में क्या घुलाने का ना काम करता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे, ठीक है। और चीनी क्या होता है, उस पानी में घुलने का काम करता है। तो जो घुलने का काम करेगा उसे विलय कहेंगे, ठीक है। और जो घुलाने का काम करेगा उसे क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे, ठीक है। और जब घुल के जब जो नया चीज़ बनेगा, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ, जैसे देखिए यहाँ पानी और चीनी को जब क्या किए हैं, घोले हैं, तो शरबत ना बना है। तो यहाँ शरबत क्या हो जाएगा, विलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विलयन हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो वही चीज़ यहाँ नोट में हम लिखे हैं, जिसकी मात्रा अधिक होती है। अब देखो इस तीनों चीज़ में किसकी मात्रा अधिक है, इस दोनों चीज़ में किसकी मात्रा अधिक है, पानी की। इसलिए इसको क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। और जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या कहेंगे, विलय कहेंगे। और जब ये दोनों चीज़ मिल जाती है, घुल जाती है, तब इसको विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। कोई दिक्कत। अब देखिए केरोसिन का जो तेल है, ठीक है, मिट्टी का जो तेल है, ये कैसे विलायक के रूप में काम करता है, जरा इसके बारे में भी क्या करते हैं, समझ लेते हैं। जैसे हाथ में आपको मान लीजिए, ठीक है, अलकतरा लग गया। क्या लग गया, अलकतरा लग गया, ठीक है। और मिट्टी के तेल ले लीजिए और उसको हाथ पे क्या करिए, रगड़िए, ठीक है। तो आप देखिएगा कि अलकतरा क्या हो जाता है, छूट जाता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि मिट्टी के जो तेल है वह विलायक है, अलकतरा को क्या कर लेता है, अपने में घुला लेता है, ठीक है। आगे है संतृप्त विलयन। इसी को संतृप्त घोल भी कहते हैं। किसी विलयन में जब कोई पदार्थ अधिक न घुल सके, वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक बर्तन में पानी और चीनी लेंगे, है ना, और आसानी से तो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, ठीक है, घुल गया। लेकिन फिर से उस जो विलयन तैयार हुआ, शरबत तैयार हुआ, ठीक है, उसमें फिर से मान लीजिए चीनी डालते हैं या नमक डालते हैं, है ना। यदि वह फिर से नहीं घुल पाए, है ना, तो उसी को क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। जो विलयन हम तैयार किए थे, जैसे मान लीजिए पानी और चीनी से, है ना, एक विलयन तैयार किए, शरबत, ठीक है। उस शरबत में फिर से हम चीनी या नमक डालते हैं, है ना। यदि वह घुल नहीं पाए, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे, ठीक है। और इसी का उल्टा होता है असंतृप्त विलयन, ठीक है। जो विलयन आप तैयार किए हैं, ठीक है, उसमें डालते रहिए, ठीक है, वो घुलता चला जाएगा, घुलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, असंतृप्त विलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंतृप्त विलयन हो जाएगा। एक नोट पॉइंट है, गर्म करने पर किसी विलयन में घुल पदार्थ के घुलने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। जो विलयन होता है उसे आप जब गर्म कीजिएगा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, घुलने की क्षमता क्या होता, बढ़ जाता है, जैसे, है ना, बढ़ जाता है। परंतु गर्म करने पर गैस की जो घुलनशीलता होता है, वो क्या होता है, घट जाता है, यानी उल्टा होता है, ठीक है। विलयन में क्या होता है, विलयन को जब गर्म कीजिएगा तो घुलने की क्षमता क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन गैस को जब गर्म कीजिएगा तो उसमें घुलने की क्षमता जो होता है वह क्या हो जाता है, घट जाता है। गर्म जल में ऑक्सीजन की घुलनशीलता क्या होती है, घटती है। तो अभी बता दिए। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, शीशा, कांच, हवा, पानी, ये सभी क्या पारदर्शी पदार्थ होता है, अर्थात जिसे हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है। जिसके आर पार हम देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, जिसके हम आर पार नहीं देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और पारभासी पदार्थ किसको कहते हैं, है ना, अंशतः दिखाई देता, हल्का हल्का दिखाई देता। जैसे एक तेल लगा कागज ले लीजिए, ठीक है, और आंख के सामने रख के देखिए, है ना, हल्का हल्का आपको दिखाई देगा, ठीक है, उस पार, है ना, चाहे हल्का हल्का प्रकाश आते हुए दिखाई देगा। तो ऐसे पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहते हैं। और इसका कुछ एग्जाम्पल है, रक्त, दूध, आंख की पलक। आंख की जो पलक होता है, आप आंख की पलक को बंद कर लीजिएगा और एक टर्च जला के देखिएगा, ठीक है, तो लगेगा कुछ जल रहा है ना। इसी प्रकार तेल लगा कागज, बैलून का रबर, है ना, कुहासा, है ना, ये सभी जो है क्या है, पारभासी पदार्थ का उदाहरण है। उत्प्लावकता। जब कोई ठोस किसी द्रव में डुबाया जाता है तो द्रव
उस ठोस पर ऊपर की ओर क्या करता है, एक बल लगाता है, जिसे क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। अब जैसे देखिए एक बर्तन है ना, इसमें पूरा पूरी क्या है, पानी भरा हुआ है ना। आप एक लोटा को इसमें डुबाइएगा तो क्या करेगा, ये पानी उस लोटा ऊपर की ओर क्या करेगा, धक्का देने का काम करेगा नहीं। तो जिस बल के कारण ये ऊपर की ओर आता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं, है ना। और किसी वस्तु के इस प्रवृत्ति को, है ना, जिसके कारण वह किसी वस्तु के ऊपर क्या करता है, ऊपर की ओर बल लगाता है, उसी को क्या कहते हैं, उत्प्लावकता कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्लावकता कहते हैं। अब है लोहे के कील का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए लोहे के कील जो होता है पानी में क्या हो जाता है, डूब जाता है ना। घनत्व क्या होता है, देखिए घनत्व क्या होता है, अब आप ही बताइए, इसमें किसका घनत्व अधिक है, इस आकृति का कि इस आकृति का, किसका घनत्व अधिक है, इसका कि इसका। तो आप कहिएगा कि इसका घनत्व क्या है, अधिक है, इसका घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, दूर दूर है, ये क्या है, पास पास, इसलिए इसका घनत्व क्या होगा, अधिक होगा, और इसका घनत्व क्या हो जाएगा, डेंसिटी क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। तो लोहे की कील का जो घनत्व होता है पानी के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है, और इसलिए लोहे की कील जो होता है आसानी से क्या हो जाती है, पानी के अंदर डूब जाती है ना। और जहाज की घनत्व पानी की घनत्व से क्या होता है, कम होता है, इसलिए नहीं डूबता है। और जहाज जो होता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पे क्या करता है, कार्य करता है ना। और आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है, तो आर्किमिडीज साहब जो है ना, ये 3 सिद्धांत दिए हैं। क्या दिए हैं, 3 सिद्धांत दिए हैं। क्या, कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, तो जब किसी वस्तु का जो भार होता है, भार, जब किसी वस्तु का भार, है ना, जब पानी में जो वस्तु जाता है तो पानी के भार से क्या हो जाए, पानी के भार से क्या हो जाए, अधिक हो जाए। जब किसी वस्तु का भार पानी, जब किसी वस्तु का भार पानी के भार से अधिक हो जाएगा तो वह वस्तु पानी के अंदर क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, ठीक है। लेकिन जब किसी वस्तु का भार क्या हो जाए, भार क्या हो जाए, ठीक है, पानी के भार, है ना, जब कोई वस्तु है, ठीक है, उस वस्तु का भार जो है, भार पानी से क्या हो जाए, कम हो जाए। क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है, तो वह वस्तु क्या हो जाएगा, पानी के ऊपर तैरने लगेगा, ठीक है। लेकिन जब किसी वस्तु का जो भार है, ठीक है, वह क्या हो जाए, पानी के भार के बराबर हो जाए, तो वह वस्तु क्या करेगा, पानी के ऊपर लबलब, है ना, ही डूबेगा और न ही ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही रहता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई वस्तु अपने भार के बराबर, जब कोई वस्तु जब पानी के अंदर जाता है तो अपने भार के बराबर जब क्या करेगा, पानी को हटाने का काम करेगा, है ना, तो पानी जो पानी है, पानी, ठीक है, पानी के ऊपर क्या होगा, तैरेगा, ठीक है। तैरता हुआ क्या होगा, नजर आएगा, है ना। तो यही कारण। चलिए एक बार और इससे देख लेते हैं। जब कोई वस्तु पानी के अंदर जाता है ना, तो उस वस्तु का जितना भार होता है, यदि उससे वह क्या करता है, कम पानी को विस्थापित करता, हटाने का काम करता है ना, तो वह वस्तु क्या होता है, पानी के अंदर डूब जाता है। क्या हो जाता है, पानी के अंदर डूब जाता है, यहाँ दिखाएं। और जब कोई वस्तु क्या होता है, अपने जितना उस वस्तु का भार है, ठीक है, उसी के बराबर यदि पानी हटाने का काम करता है, तो वह वस्तु पानी के अंदर डूबता नहीं है, ठीक है, पानी के ऊपर क्या होता है, लबालब क्या होता है, होते रहता है। जैसे गेंद को पानी फेंक दीजिए, ठीक है, उसी प्रकार हो जाता है ना। और जब कोई वस्तु क्या करता है, जितना किसी वस्तु का भार रहता है, ठीक है, और वह अपने भार से अधिक पानी को क्या कर देता है, हटा देता है, ठीक है, तो वह वस्तु क्या होता है, बिल्कुल पानी के ऊपर इस प्रकार क्या होता है, वह तैरने लगता है ना। तो यही क्या होता है, आर्किमिडीज का क्या है, सिद्धांत है। और नाव जो होता है, नाव जहाज जो होता है, नाव जहाज, ठीक है, ये सभी जो होता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पे ही क्या करता है, काम करता है, और पानी के ऊपर तैरने का काम करता है, ठीक है। लेकिन छोटे छोटे चीज जो होता है पानी के ऊपर पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, तैरने का काम करता है ना। लेकिन छोटका छोटका चीज जो होता है, बहुत विभिन्न प्रकार के देखे होंगे, कीट पतंग, ये सब तैरते रहता है पानी के ऊपर, नहीं, किसके कारण, है ना, तो पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, है ना। कागज के टुकड़ा को फेंक देते हैं, तैरना लगता है ना, पत्ता तैरने लगता है ना, ये सभी जो होता है पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, तैरने लगता है ना। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे मच्छर का तैरना, है ना,
किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार नहीं, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार वही वस्तु तैरता है जो बड़ा बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, वह आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार तैरता है। और जो छोटे छोटे वस्तु होता है वह जो पानी के ऊपर तैरता है, उसका मुख्य कारण है पृष्ठ तनाव। क्या होता है? पानी का पृष्ठ तनाव। ठीक है, पानी का पृष्ठ तनाव क्या है? तो पानी का पृष्ठ तनाव क्या है? ठीक है, पानी एक दूसरे को पकड़ पकड़ के क्या करता है? रखता है। ठीक है, जैसे देखिएगा, ठीक है, कि खुला बाल, महिलाओं का खुला बाल जो होता है क्या होता है? काफी अधिक क्षेत्रफल छेकता है ना। लेकिन जब वही क्या होता है? भींग जाता है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? सिकुड़ के कम हो जाता है ना। तो वही क्या है? पृष्ठ तनाव है। ठीक है, तो पानी का जो होता है पृष्ठ तनाव क्या होता है? समझ में आ गया है ना। उसका क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है? क्षेत्रफल सिकुड़ सिकुड़ के रहता है ना। इसमें सहसंजक बल कार्य करता है, जिसके कारण वह सिकुड़ जाता है ना। और इसलिए पानी गोला गोला गोल गोल टाइप का हो जाता है। पानी के बूंद को आप ऊपर से छोड़ेगा, देखते हैं कैसा गोल गोल हो जाता है, नहीं हो जाता है। और इसका गोल गोल होने का मुख्य कारण है पृष्ठ तनाव। ठीक है, और मच्छर क्यों पानी में डूबता नहीं है, तैरने लगता है? इसी पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पानी का घनत्व तो अधिक होता है किससे? बर्फ के घनत्व से। ध्यान रखिएगा। ठीक है, पानी का जो घनत्व होता है, घनत्व वो अधिक होता है बर्फ के घनत्व से। कैसे? तो आप चेक कर सकते हैं, है ना। एक कटोरा पानी लीजिए, एक कटोरा बर्फ लीजिए, ठीक है, दोनों को तौल के देखिए, है ना। पानी का घनत्व क्या होगा? अधिक होगा, इसलिए उसमें अधिक वजन होगा, है ना। और बर्फ का घनत्व कम हो जाएगा। इसी प्रकार दूध का घनत्व जो होता है अधिक होता है किससे? मलाई के घनत्व से। और इसी प्रकार पारा का जो घनत्व होता है अधिक होता है जल के घनत्व से। और जल का घनत्व अधिक होता है तेल के घनत्व से। इसलिए तेल जो होता है पानी के ऊपर क्या होता है? तैरने लगता है। ठीक है, एक आता है बर्नौली प्रमेय। बर्नौली प्रमेय क्या है? यह ऊर्जा संरक्षण पर क्या होता है? आधारित होता है। और इस नियम के अनुसार दाब बढ़ने पर क्या होता है? क्षेत्रफल घटता है। क्या होता है? दाब बढ़ने पर क्या होता है? स्पीड घटता है ना। दाब बढ़ने पर क्या होता है? स्पीड घटता है। तथा स्पीड घटने पर दाब क्या होता है? सॉरी, मिस्टेक हो गया। तथा स्पीड बढ़ने पर दाब घटता है। फिर से एक बार देख लीजिए। यह ऊर्जा संरक्षण पर क्या होता है? आधारित होता है। इस नियम के अनुसार दाब बढ़ने पर स्पीड क्या होता है? घटता है। यानी प्रेशर जब बढ़ता है तो स्पीड क्या होता है? घटता है। और स्पीड बढ़ने पर दाब क्या होता है? घटता है। ठीक है, अब इसका कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आप दो कागज ले लीजिए, है ना, और उंगली में क्या करते हैं? दो कागज लेके उंगली में अंगूठा और तर्जनी की सहायता से फंसा लीजिए, है ना। और कागज को ऊपर से फूंकने का काम कीजिए, है ना। तो कागज को ऊपर से फूकेंगे तो हवा क्या होगा? तीव्र गति से जाएगा, स्पीड में जाएगा। ठीक है, और स्पीड में जाएगा तो क्या होगा? जब है ना, हवा क्या होता है? स्पीड में जाता है तो उसका दाब क्या होता है? घटता है। क्या होता है? दाब घटता है। ऊपर से क्या होगा? दाब घटेगा। तो नीचे से क्या हो जाएगा? दाब बढ़ेगा। ठीक है, तो कागज का टुकड़ा जो होगा क्या ऊपर के उठना शुरू हो जाता है ना। तो इसी प्रकार आंधी आने पर छप्पर का उड़ जाना, है ना, ये सभी जो होता है क्यों होता है? जब आंधी आता है, ठीक है, तेज हवा जब चलता है तो छप्पर के ऊपर क्या खूब स्पीड में हवा चलते रहता है ना। स्पीड में जब हवा चलेगा तो ऊपर में जो क्या होता है? उसका दाब क्या होता है? हवा का घट जाता है। लेकिन नीचे में तो हवा का दाब बना ही रहता है। तो नीचे से क्या करता है? नीचे से जो हवा होता है क्या करता है? उसको धक्का दे देता है ना, और छप्पर क्या होता है? उड़ जाता है ना। तो वायुयान का उड़ना, है ना, गहरा जल का शांत रहना, है ना, तेज गति से आने वाली रेल के बगल में कहता है खड़ा नहीं होने के लिए। ठीक है, तो ये सभी जो है ना, बर्नौली के प्रमेय के आधार पे क्या करता है? काम करने का काम करता है। ठीक है, चलिए तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं।